बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो साथ ही बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि दुआ ज़हरा ने अपने इस तमाम तर सफ़र के बारे में क्या बताया, क्या इंकशाफ़ात किए, उसने क्या क्या बातें कही हैं। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में कहा था कि तमाम तर बातें आपको बताने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप जहन में ये तमाम बातें रख कर इस पर गौर कीजिएगा और सुनिएगा कि दुआ ज़हरा इतने दिन 50-60 दिन जो है कहीं और गुजार कर आई है। पता नहीं किस तरह के इन्फ्लुएंस में रही है, पता नहीं किस चीज़ का डर और खौफ भी उसके अंदर हो सकता है या फिर कुछ और जो भी है, लेकिन उसको उसके वालिदैन से बिल्कुल इन टच नहीं होने दिया गया, उसको उसके वालिदैन से बिल्कुल बात नहीं करने दी गई। यहाँ तक कि उसको 2-4 दिन जो एक डिमांड थी उसके वालिदैन की तरफ से कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए, चाहे बेशक किसी एक ऐसे न्यूट्रल इदारे में रखा जाए जहाँ पर वो कुछ सोच सके, गौर कर सके, वालिदैन से बात कर सके, किसी नतीजे तक पहुँच सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि सिटी कोर्ट जो कि बंद थे, सिटी कोर्ट जहाँ पे ये डिटर्मिन होना था कि ये निकाह दुरुस्त है या गलत है, सिटी कोर्ट जहाँ पर उन मुल्ज़िमान को पेश किया जाना था जो कि इसमें नामज़द थे, सिटी कोर्ट जहाँ पर कि वो निकाह खां जिसने ये निकाह कहा कि मैंने पढ़ाया ही नहीं और जाली कागजात उसके नाम और दस्तखत के साथ मौजूद थे, उन सब के ऊपर गौर व फिक्र होना था। सिटी कोर्ट जहाँ पर वो जज साहिबान थे जिन्होंने इस केस को शुरू से देखा था, जो समझते थे कि ये स्मगलिंग का, इंसानी स्मगलिंग का केस भी हो सकता है, वहाँ पर नहीं पेश किया जाता बल्कि बहुत ही जल्दी में, क्योंकि सिटी कोर्ट बंद थे, हड़ताल थी वकीलों की, तो यहाँ पर पेश किया जाता है और एक ही दिन में मेडिकल रिपोर्ट सामने लाकर कोशिश की जाती है कि दुआ ज़हरा को अब जल्द अज जल्द इससे फारिग कराया जाए। ऐसे में उस मशकूक शख्स के बारे में भी मैंने आपको बताया जो कि थ्रू आउट वहाँ पर मौजूद था, जो कि लाहौर से यहाँ पर पहुँचा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ के बाद दुआ को वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने भी कहा था, जब दुआ ज़हरा जब ज़हीर की वालदा ने एक दरख्वास्त दी थी कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है, तो उसी दरख्वास्त को सुनते हुए जज साहिबान ने कहा था कि पहले उन दोनों को प्रोड्यूस किया जाए। तो फिर चूँकि ये हुक्म दिया गया था, तो फिर ये बताया जा रहा है कि ये सफ़ेद लिबास वाला शख्स जो है ये लाहौर पंजाब से उनके साथ रवाना किया गया ताकि वो यहाँ से इनको बाहिफाजत वापस लेकर जाए और वहाँ पर पेश करे, और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के लिए सिंध से जल्दी जल्दी फारिग कराया जा रहा है। इस तरह से उसको ले जाया जा रहा है कि कोई इससे बात भी ना कर सके, कोई इसके करीब भी ना आ सके, वो अपने वालिदैन से बिल्कुल इंटरैक्ट कर ही ना सके। ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी मशकूक है, लेकिन उससे भी बड़ी मशकूक जो चीज़ थी वो मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी। मैं आगे चल के इस पर फर्दर बात करती हूँ, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाया दुआ ज़हरा के वालिद ने, और एक मैं कहूँगी कि ऐसा शॉट खेला है उन्होंने कि अब ये जो है ये अपनी चीज़ में कामयाब होते मुझे तो एटलीस्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन कल क्या हालात हो या वाक़यात हो वो एक और स्टोरी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बात जो है वो भी बड़ी अहम है, वो है दुआ ज़हरा का वो बयान। दुआ ज़हरा का बयान तो ना कहिए, बल्कि वो बातें जो उसने शेयर की हैं, वो जगह जहाँ वो निमरा काज़मी के साथ जिस शेल्टर होम में ठहराई गई है, उस शेल्टर होम में उसने एक गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उसने बताया है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ और मैं इससे पहले कहाँ कहाँ थी, मैं किस तरह से सफ़र करती करती कहाँ कहाँ पहुँची। ये गुफ्तगू उसने शैला रज़ा साहिबा से की है, और इसमें उसने क्या बताया ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले तो उसने शैला रज़ा को बताया, यानी कि वही बयानिया जो कि शायद उसको याद कराया गया है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि दुआ ज़हरा अकेले सफ़र करके इतने दूर तक पहुंची गई होगी। उसको ये जुमले बहुत अच्छे से रट्टा दिए गए हैं, क्योंकि आप सोचिएगा कि वो बच्ची जिसकी उम्र 14 साल, जिसको यही नहीं पता आइन क्या है, कानून क्या कहता है, शरीयत क्या है। शरीयत अगर उसे पता होती तो उसे ये पता होता कि जिस मज़हब का उसने इकरार किया था, वहाँ रोस्ट्रम पे खड़े होकर अदालत में कुरान पाक पर हल्फ लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, तो उसने कहा कि मैं शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उस मज़हब में तो वली का निकाह के लिए होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर निकाह बातिल करार दिया जाता है। तो फिर ऐसे में जिस मज़हब का वो इकरार कर रही है कि मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उसी मज़हब के मुताबिक तो ये वैसे ही अगर शरई तौर पर देखा जाए तो उसके मुताबिक तो ये निकाह बातिल हो जाता है। लेकिन ये बच्ची जो है ये उसके बाद बताती है कि मैं कराची से मैंने एक टैक्सी की, मैं टैक्सी में बैठ कर मैं लाहौर पहुँची, लाहौर पहुँच के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच कर मैंने वहाँ पर एक स्टूडेंट से फ़ोन लिया और मैंने ज़हीर को फ़ोन किया। ज़हीर यूनिवर्सिटी से बाहर आता है और 22,000 रुपये टैक्सी ड्राइवर को देता है। अभी मैं आगे की स्टोरी तो ज़रा सुनाती हूँ, ज़रा यहीं पे रुक जाइएगा और ज़रा गौर कीजिएगा कि दुआ ज़हरा कहती है कि मैं अकेली पहुंच गई, जनाब बड़ी बहादुर है, हम इतनी उम्र को पहुंच गए, लेकिन हमारे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम इस उम्र में भी अकेले टैक्सी में बैठकर कहाँ से कहाँ आ जाएं, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं वहाँ पहुँची, मैंने लड़के से फ़ोन लिया और ज़हीर को फ़ोन किया, यानी कि ज़हीर साहब को तो कोई पता ही नहीं था, कोई परवाह ही नहीं थी, बड़े आराम से बैठे हुए थे कि अच्छा ठीक है। और एकदम से फ़ोन आता है, ज़हीर साहब जो है वो नींद से बेदार होते हैं और वो भागते हुए बाहर पहुँचते हैं और उनकी जेब के अंदर एक बड़ी अमाउंट पड़ी होती है, यानी कि 22,000
रुपये उस बच्चे के पास जिसको शायद माली बताया जाता है, तो कभी उसकी वालदा जो कि ग्रेड चहारम की नौकरी करती हैं, तो उस बच्चे की जेब में 22,000 रुपये पड़े होते हैं जो एकदम से निकाल के वो टैक्सी ड्राइवर को दे देता है। हैरत की बात है, जबकि ये टैक्सी ड्राइवर उसका अपना रिश्तेदार है, बाकायदा लोग वहाँ पर पहुँचे जो इसको लेकर आए। अच्छा, अब ये बच्ची जो है अगली कहानी क्या सुनाती है, दुआ ज़हरा की ज़ुबानी सुनिए। दुआ ज़हरा साहिबा कहती हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि मैं ज़हीर के साथ रही, हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मूव करते रहे। जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ गई, तो उसको पता ही नहीं था। कभी वो कहती थी लाहौर। अच्छा, जिस लड़की को ये पता है कि शरीयत क्या कहती है, कानून क्या कहता है, आईने पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो किस किस शहर में ठहरती रही। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जुमले बोल रही है जो कि उसको बताए गए हैं, जो कि उसको सिखाए गए हैं, उससे किस तरह से डटे रहना अपने मौक़िफ़ पे, ये सब कुछ उसको बताया गया। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि मैं जहाँ जहाँ जाती रही मेरे पास तो, अच्छा उससे कहा गया आपके पास तो कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं थे, हम जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से हम कपड़े ख़रीद लेते थे। तो यानी कि वो मैं तो बड़ी खुश हूँ और मैं बड़े अच्छे से रह रही हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि ज़हीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि अच्छा बताया जा रहा था वो कोई 80-90 हज़ार रुपया कमाता है, शायद हफीज़ सेंटर में कोई मोबाइल वगैरह बेचता है, लेकिन इस दौरान में तो वो हफीज़ सेंटर में भी यकीनन कोई मोबाइल की बाइंग और सेलिंग तो कर ही नहीं पाया होगा। तो फिर वो 80-90 हज़ार रुपये उसने कहाँ से लाए होंगे? और इतने लंबे ट्रैवल के लिए वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के किसी एक नदन एरिया आप घूमने भी जाते हैं ना, तो 80-90 हज़ार, लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये बड़े आराम से लग जाता है। और यहाँ पर आप उसको लेकर पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं और आपके पास इतने पैसे कि आप उसको नए नए जोड़े भी दिलवा रहे हैं। तो ये सब कुछ कौन अरेंज कर रहा है? ये बड़े ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़हरा के लहजे से और उसकी बातों से भी बड़ा कुछ अखज़ किया गया, लेकिन मैं उस बारे में आपको फ़र्दर बताऊंगी। कुछ और चीज़ें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कौन लोग मुलव्विस हो सकते हैं, कुछ ऐसी बासर शख्सियात जिन्होंने मेक श्योर कराया कि दुआ ज़हरा को वापस लाहौर लाया जाए, इसलिए वो सफ़ेद पोश शख्सियत जो है, यानी कि सफ़ेद लिबास वाले जो शख्स है, वो इन दोनों के साथ साथ दिखाई देते, यहाँ तक कि ज़हीर की गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। अच्छा, इस चीज़ को भी अब एक साइड पर रखते हैं। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि क्या प्लानिंग की गई थी दूसरी तरफ से कि किस तरह से इनको वापस लाहौर ले जाया जाए, और दुआ ज़हरा के वालिद ने अब इस पर क्या किया है, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम तो दुआ ज़हरा के वालिद ने ये किया है कि दुआ ज़हरा की सास को हिरासत करने की जो दरख्वास्त का मामला था, तो इनके वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हिरासत करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है, यानी कि वहाँ पर दरख्वास्त को डाल दिया गया है। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि बेटी को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब ये दरख्वास्त जो कि लाहौर हाई कोर्ट में है गैर फ़ाल हो चुकी है। बेटी को अब लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, ये इस मौक़िफ़ में कह दिया गया है। उसके बाद अदालत जो है वो ज़ेर समाअत दरख्वास्त को मुस्तरद करे, ये भी दरख्वास्त कर दी गई है। तो जनाब ये एक दरख्वास्त करके एक पहला स्टेप तो लिया गया है कि अब उनको दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ना ले जाना पड़े। इसके ऊपर अब लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है वो तो अब बाद में पता लगता है, लेकिन उससे भी पहले एक और काम जो दुआ ज़हरा के वालिद ने बड़ा ही अच्छा किया, क्योंकि जैसे ही ये मेडिकल रिपोर्ट जो है, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट सील फॉर्म में जानी थी अदालत में, लेकिन उससे पहले ये खुल गई और मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर ये दिखाई जाने लगी। मैंने भी आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि किस तरह से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उसका बोन टेस्ट हुआ, जिसमें एक्सरे हुआ, रेडियोलॉजिस्ट ने किया, दूसरा उसका टीथ टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ। ये सब चीज़ें जो है एक डॉक्टर जो है उसके ऊपर फ़ैसला दे रही है, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की रेडियोलॉजिस्ट है, और वो एक डॉक्टर है और वो कह रही है कि जी इसकी उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, टुवर्ड्स 17 ईयर है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जनाब ये जो मेडिकल टेस्ट हमेशा होता है उसमें हमेशा एक डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है। अब ये जो रिपोर्ट होती है ये हमेशा सील फॉर्म में होती है अगर अदालत में पेश की जानी है, तो ये बीच में से ये सील रिपोर्ट खुल कैसे गई, ये कैसे लोगों के हाथों में पहुँची, कैसे ये मीडिया पे चली, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये खुल जाने का फ़ायदा ये हुआ कि बेहतर टाइम पर दुआ ज़हरा के वालिद ने एक स्टेप ले लिया है, वो इस रिपोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी नहीं की गई, दूसरी बात ये कि रिपोर्ट अदालत में पेश होने से पहले ही मीडिया के ऊपर आ जाती है, तो फिर उसमें कुछ अनासर के मुलव्विस होने के खदशात जो है उनको तक़वियत मिलती है। तो जनाब ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक है इस केस के हवाले से, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने पेश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।